नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। अब स्मॉग क्या होता है, हम लोग तो काफी जमाने से अब देख ही रहे हैं, कई दशकों से। जब फॉग में स्मोक आ जाए तो इसको स्मॉग कहते हैं। उसकी चादर में लिपटा हुआ। घरों से बाहर निकलते ही ये सफेद धुंधली सी चादर जो है ये सबको घेर लेती है। बाहर निकलते ही सांस भारी हो जाती है। कुछ दूर चलने पर ही दम फूल रहा है लोगों का। और इस स्मॉग की वजह से आंखों में चुभन होती है, आंखों में जलन हो रही है। यही नहीं, इस हवा के कारण गले में भी खराश महसूस होने लगी। ये बड़ी आम बात है, रोज सुबह उठ करके लोग ये महसूस करते हैं। ये इन दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हाल है, नेशनल कैपिटल रीजन, जहां दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। इस जहरीले स्मॉग के लिए और इसकी जो सफेद चादर है हमारी नजर को कुछ दूरी पर ही बांध लेती है। दिल्ली में हर साल इन दिनों यही हाल रहता है, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की हवा की गुणवत्ता बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। इस वक्त यानी कि अभी की अगर बात करें तो आपको दिल्ली और एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, उसका एक औसत, क्योंकि अलग अलग जगह मेजर होता है तो हमने एक औसत आपको बताया बना करके। ये है अभी का हाल। दिल्ली में 429, गाजियाबाद में 432, नोएडा 417, गुड़गांव 444, फरीदाबाद 468, यानी सभी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 2.5 जो कैलकुलेट किया जाता है वो 400 से ज्यादा ही है। और हां, ये होना कितना चाहिए? 50। तो जो चीज 50 होनी चाहिए वो औसतन 400 से ज्यादा है और ये और भी ऊपर जाता है। इस भारी हवा में वो बारीक जहरीले कण PM 2.5 बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जो सांस के साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें घुसकर आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों बाहर सैर करना, कसरत करना, भारी शारीरिक श्रम, ये सारे काम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बहुत स्कूलों ने तो ऑनलाइन क्लास वापस शुरू कर दी। बच्चों के लिए ये हो गया कि भाई ये तो कोरोना के दिन लौटा है। लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी है। वो वायरस तो आपको होगा ना होगा, ये तो शोर शॉट, अब सांस तो आप लेते ही रहेंगे, तो ये गंदी हवा तो आपके फेफड़ों में जाएगी ही जाएगी। लेकिन त्योहारों का मौसम है। साल के इन दिनों सबसे ज्यादा कारोबार होता है, सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। खरीदारों से लेकर दुकानदारों तक, मजदूरों से लेकर अन्य दिहाड़ी कामगारों तक घरों के अंदर कैसे रह सकते हैं? आप वर्क फ्रॉम होम तो कर नहीं सकते। फेस्टिव सीजन, खाना कमाना, उसका ये सबसे बड़ा सीजन होता है। तो कैसे अपनी जान भी बचाएं और अपना जहान भी बचाएं, ये एक बहुत बड़ी उल्फत और आफत हो गई है। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक रविवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता दुनिया के सभी देशों की राजधानियों में सबसे खराब थी। यानी दुनिया के शहरों में रविवार को दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित रही। दिल्ली में रविवार की सुबह 7:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 पार था। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत हवा में बहुत ही बारीक कण PM 2.5, इससे थोड़े मोटे कण PM 10 और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को मापा जाता है। इनमें PM 2.5 सबसे खतरनाक है क्योंकि वो सांसों के साथ शरीर के अंदर चली जाती है। भारत सरकार के मुताबिक इसकी सुरक्षित सीमा 60 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर है, 60। इस हिसाब से इन बारीक जहरीले कणों यानी कि PM 2.5 की मात्रा सरकार की ओर से सुरक्षित मानी गई मात्रा से 7 से 8 गुना ज्यादा है। और अगर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को सुरक्षित सीमा मानता है। यानी कि AQI जो है उसको 15 होना चाहिए, जो सरकार की ओर से तय गई सीमा से भी कम है। WHO के लिहाज से
दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित सीमा से 30 से 40 गुना ज्यादा है और यह बहुत ही खतरनाक है। इसी साल अगस्त में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में यह कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की उम्र औसतन करीब 12 साल कम हो रही है। दिल्ली की ही यह प्रदूषित हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, इस पर हमने बात की पीसीआरआई दिल्ली के वरिष्ठ जो रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर GC खिलनानी से। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो दिल्ली के वायु प्रदूषण बढ़ने से जो अस्थमा के मरीज हैं, जो ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, या जो बिल्कुल स्टेबल थे अब तक, पिछले 3-4 हफ्ते से उनकी संख्या बढ़ गई है और उनको जो है ना सांस में ज्यादा तकलीफ होने लग गई है, सांस फूलने लग गई है, वीजिंग होती है, रात रात भर खांसते रहते हैं, उठ के बैठना पड़ता है, उनके इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये हमने देखा कि जब उनका एक्सरे वगैरह करते हैं तो वो भी नॉर्मल आता है, लेकिन और एंटीबायोटिक के कोर्स को पहले ये 1-2 लेके आते हैं, उससे भी फायदा नहीं होता। तो ये दर्शाता है कि उनके एयरवे में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा वो भी मरीज हैं जिनको कोई अस्थमा की या कोई लंग की डिजीज नहीं है, लेकिन उनके भी गले खराब हो रहे हैं, उनको खांसी हो रही है और सांस में तकलीफ हो रही है, वीजिंग भी हो जाती है। जो वृद्ध लोग हैं 70-80 साल के और जिनको बीमारियां पहले से ही है, वो आईसीयू में भी एडमिट हो रहे हैं और उनको कई बार तो वेंटिलेटर की भी जरूरत होती है। तो ये हमें ये वैज्ञानिक प्रमाण है हमारे पास कि जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के और हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक स्टडी डॉक्टर पांडे की अध्यक्षता में हुई थी करीब 30 साल पहले, मैं भी उसका हिस्सा था। तो ये इस समय क्योंकि एयर पॉल्यूशन हैजार्डस स्टेज में पहुंच गया है, AQI 400 से भी ज्यादा हो गया है, इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग ध्यान रखें। जिनको अस्थमा की बीमारी है, जो एल्डरली हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, वो ज्यादातर घर पे ही रहे, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जो अगर मास्क पहनते हैं तो वो N95 मास्क पहने, साधारण मास्क का, कपड़े वाले मास्क का कोई फायदा नहीं होता है। और ये भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि कमरे में ही रहें अपना AC चला के, और अगर उनको बीमारी है तो फिर वो एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस समय वायु प्रदूषण बहुत डेंजरस एरिया में। ये अंदाजा होता है कि भाई आप इतना पॉल्यूशन है तो आप दिन में 20 सिगरेट पी रहे, 30 सिगरेट पी रहे, लेकिन सिगरेट के धुआं का असर और एयर पॉल्यूशन के असर में फर्क होता है। सिगरेट में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो लंग कैंसर वगैरह ज्यादा करते हैं, COPD भी करते हैं, लेकिन उसकी तुलना वो सही नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये सच है कि जो वायु प्रदूषण है वो ब्रोंकाइटिस भी करता है, COPD भी करता है, जो डीजल एमिशन होता है उससे लंग कैंसर भी होता है। लेकिन इसके अलावा शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो इससे बच सके। मतलब कि हार्ट अटैक्स भी होते हैं, ब्रेन अटैक्स भी होते हैं, लकवे भी ज्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में जो डिमेंशिया होता है, जिसमें कि आदमी की मेमोरी वगैरह क्षीण हो जाती है, वो भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक तरह की हमारे लिए इमरजेंसी है। इन हालात में केंद्र सरकार के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया है ताकि हवा को और खराब होने से बचाया जा सके। इसके तहत जरूरी सामान या सेवाओं से जुड़े ट्रकों के अलावा बाकी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 डीजल के अलावा दिल्ली से बाहर जो रजिस्टर्ड कोई भी छोटी कमर्शियल वाहन है वो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन जैसे सरकारी निर्माण कामों पर भी पाबंदी रहेगी। NCR में आने वाले राज्य 6ठी से 12वीं तक की क्लास ऑनलाइन करने का फैसला ले सकते हैं। NCR में आने वाले राज्य अपने यहां सरकारी या निजी दफ्तरों में 50% हाजिरी की इजाजत का फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने से जुड़े फैसले ले सकती है। राज्य सरकारें गाड़ियों को ऑड इवन के आधार पर चलाने का फैसला ले सकती हैं।
इसी के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी स्कूलों में बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। 10वीं और 12वीं के लिए भी फैसला स्कूलों के प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है कि क्लास ऑनलाइन कराई जाए कि ऑफलाइन। इसके अलावा दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। 13, 15, 17, 19 नंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां, जबकि 14, 16 और 18 और 20 नवंबर को इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। एक तो देखिए ये जो विचित्र सी स्कीम चल पड़ी है ऑड इवन, इसको लेकर के पिछले कई सालों से ये बात चल रही है कि भाई इससे क्या फायदा हुआ। फायदे गिनाए जरूर जाते हैं, कोशिश किए जाते हैं आंकड़ों को टटोल करके कि कुछ हो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है, और वो है इस समय वातावरण की जो स्थिति रहती है दिल्ली में, हवा ट्रैप हो गई, इतनी ही रहेगी। इसी चीज पर हमारे सहयोगी भारत भूषण जी हैं। उन्होंने बातों ही बातों में इस स्थिति को गालिब के एक शेर में कुछ तब्दीली के साथ बयां किया। उन्होंने क्या कहा जरा आपको वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धुआं पराली और गाड़ियों से था और वो बस ऑड इवन करता रहा। तो हल्के फुल्के अंदाज में ये बहुत ही गंभीर बात भारत भूषण जी बोल जरूर गए हों, लेकिन वैसे दिल्ली में सर्दियों के शुरू होने के साथ ही हर साल ये स्थिति पैदा होती है। इसकी कई वजह है, जिनमें से एक को लेकर हर साल हंगामा और राजनीति होती रहती है। वो है दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली का जलना। सर्दियों की फसल बोने से पहले किसान खेतों को साफ करने लगते हैं और पराली को खेतों में ही जला देते हैं। हालांकि पिछले कुछ साल में किसानों को जागरूक करने की एक मुहिम चलाई गई है, लेकिन यह सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि वो स्थिति अभी नाकाम रही। पंजाब हरियाणा में जब पराली जलती है तब हवा का रुख दिल्ली की ओर होता है। सर्दियों के महीनों में हवा नॉर्थ वेस्टर्ली यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर से चलती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह अकेला वजह नहीं है दिल्ली में प्रदूषण का, लेकिन जो कई वजह हैं उनमें से एक वजह, जरूरी वजह यह भी है। अब ये पराली जलने से जो धुआं है वो पंजाब और हरियाणा से बहते हुए इन्हीं नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से दिल्ली के आसपास आ जाता है। तो दिल्ली में आ तो जाता है ये धुआं, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत कम होने से दिल्ली में धुआं भरी जो ये हवा है दिल्ली एनसीआर की, ये ऊपर काफी समय तक टंगी रहती है। ये हर साल इस समय के आसपास हम देखते हैं ये होता है। अब ये हवा आ गई, गंदी हवा, और क्योंकि यहाँ की कंडीशन क्लाइमेट की ऐसी है इस वक्त, वो आ करके यहीं टंग गई, यहीं रुक गई। सर्दियों के इन दिनों में एक तो हवा की रफ्तार कम हो गई और दूसरी हवा में नमी भी कम होती, बारिश होती नहीं है। अगर बारिश हो जाए और हवा चले तो एक तो हवा से वो बह जाएगा प्रदूषण और आगे चला जाएगा, या फिर बारिश की वजह से वो धरती में आके चिपक जाएगा। दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, इस वजह से सर्दियों में स्मोक और फॉग दोनों मिल करके स्मॉग बन जाते हैं। और दिल्ली में आप देखते हैं ये प्रदूषण का स्तर 400 पार, 500 पार, 600 पार। अगर आप आनंद विहार चले जाएं तो वो मीटर ही आगे रीड नहीं कर पाता, 999 पार, ऐसी चीजें होने लगती हैं। तो स्मॉग के इतना नीचे होने की एक और वजह भी है कि ये क्यों इतना ज्यादा नीचे है, हम लोगों को क्यों महसूस हो रहा है ये स्मॉग। स्मोक जो आई है हमारी गाड़ियों से भी वो स्मोक बन रहा है और पराली से भी आ रहा है, और उसके बाद फॉग। इस स्थिति को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आमतौर पर होता यह है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं हवा ठंडी होने लगती है। इसी वजह से हिल स्टेशन में आप देखिए कितनी ठंड होती है। प्लेन में आप चढ़ेंगे, कांच को हाथ लगा के देखिए तो ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, हाइट पर है आप।
लेकिन सर्दियों में इसका एकदम उल्टा होने लगता है। ठंडी हवा जो भारी होती है वो नीचे धरती की सतह के करीब आती है, यानी कि वहां ठंडक होती है। ये भारी पराली के धुएं या वाहनों के धुएं या निर्माण से पैदा होने वाले कणों को पकड़ करके नीचे जमीन के करीब लेकर के आ जाती है। और इसी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, सुबह सुबह, एकदम सुबह, जब कहा जाता है कि एकदम सुबह की पहली सांस लो और वॉक करो, इन महीनों में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से दिन भर का और रात भर का सारा धुआं ये पर्यावरण ले करके एकदम बिल्कुल आपके नाक के छिद्रों के पास ले करके बैठा हुआ है। तो ये तो आप बिल्कुल मत करिए। आइए सुनते हैं आनंद शर्मा जी की बात। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है। बट जब विंटर आता है, जैसे जैसे विंटर की ओर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या होता है कि जो तापमान सामान्यतः ऊपर जाने पे घटता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उल्टा होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब है एटमॉस्फेयर अब स्टेबल हो गया है और जो भी पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। और जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है तो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पोल्यूटेंट निकलते हैं, आपने देखा होगा चिमनी से धुआं निकलता है, वो सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। और जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा तो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की कैपिंग हो गई है, इन्वर्जन है, और वो जो पोल्यूटेंट्स है ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर आते हैं और एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब भी आप देख रहे हैं कि AQI की जो क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स है उसकी कितनी बढ़ चुका है यहाँ पर, तो वो इंडिकेट करता है कि पोल्यूशन लेवल इतने इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर स्टेबल है और टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ह्यूमन जो हम कर सकते हैं इंसान, वो ये है कि पोल्यूशन कम से कम हो। सबसे बड़ी बात है, यदि पोल्यूटेंट्स नहीं निकलेंगे एटमॉस्फेयर में तो नेचुरली वो एक्यूमुलेट भी नहीं हो पाएंगे। और एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि इन्वर्जन है और विंड्स भी स्ट्रांग नहीं होती, कम विंड्स होती हैं इस समय। तो पहला तो हम लोगों को ये करना है कि हम कम से कम पोल्यूटेंट की सोर्स जो है जहां से आते हैं उसको रोकना होगा, वहां कम करना होगा, एक चीज। और बाकी ये तो नेचुरल फिनोमेना है जो इन्वर्जन का। तो ये इन्वर्जन कब टूटेगा? यदि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वो आके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देगा, अनस्टेबल बना देगा, बारिश होगी और रेन होगी तो पोल्यूटेंट्स को साफ कर देगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी तो पोल्यूटेंट्स चले जाएंगे। तो दो हो गया, एक तो नेचुरल जो इन्वर्जन कब टूटेगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा। और हम क्या कर सकते हैं इंसान कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें। इन हालात में जहां एक ओर सरकार तमाम तरह की पाबंदियों का ऐलान कर रही है, वहीं कई नए समाधान भी सुझाए जा रहे हैं। इनमें से एक समाधान है, कोई बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, और आपको हैरानी होगी जान करके 1940 से चला आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान पर इसको किस तरीके से हिंदुस्तान में लागू किया जाए, ये समाधान ढूंढने में जुट गए हैं IIT कानपुर की एक तकनीक, एक टीम। उन्होंने इसको तैयार किया है, जिसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरीका है क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश, यानी कि आर्टिफिशियल रेन्स का, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले कण, अभी पहले हमने क्या बोला था, या तो हवा ले जाए इस प्रदूषण को, या फिर बारिश हो जाए कि वो जो कण घूम रहे हैं वो धरती से आके चिपक जाए। ये दोनों ही चीजें अभी नहीं होती। तो क्या हो अगर बारिश हो जाए? अब हवा तो आप चालू कर नहीं सकते, कितना बड़ा फैन लगा देंगे आप दिल्ली भर में, लेकिन क्या हो अगर क्लाउड सीडिंग करके थोड़ी सी बारिश हो जाए? इस प्रक्रिया में आम तौर पर एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड को विमानों के जरिए ऊपर बादलों के बीच स्प्रे किया जाता है, छिड़काव। आप ये समझिए जैसे फर्टिलाइजर छिड़कते हैं खेतों में, वैसे ही आसमान में एक एरोप्लेन जा करके ये सिल्वर आयोडाइड छिड़क देता है। सिल्वर आयोडाइड के ये कण एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिसके चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं और बूंदें बनने लगती हैं। और ये खूब सारा जब हो जाता है तो भारी होने की वजह से वहां उस जगह पर बारिश होने लगती है। IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल इस प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं और इस वक्त हमारे साथ। अग्रवाल साहब, आप लोग पिछले 5 साल से आर्टिफिशियल रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल रेन से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है?
पहली तो बात मैं ये एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें कोई बहुत नई चीज हम नहीं कर रहे हैं। विश्व में 1940 कई से हो रहा है। जगह आर्टिफिशियल रेन्स काफी समय से प्रयोग में लाई जा रही हैं, विशेष रूप से चाइना में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। चाइना में इसका प्रयोग पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो जहाँ पानी कम बरसता है तो वहाँ पे ड्रॉट रिलीफ के लिए किया जाता है। तो उसी के आधार पे वही टेक्नोलॉजी हमने अपने यहाँ विकसित करी है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट के द्वारा एक सॉल्ट का विशेष प्रकार का मिक्सचर होता है जो बादलों में छिड़का जाता है, जिसकी वजह से पानी बरसता है। अग्रवाल साहब, आपकी ये जो रिसर्च है ये सरकार तक पहुंची है, तो फिर क्या कोई समस्या आ रही है क्या जिसकी वजह से ये लागू नहीं हुई है अभी तक? थोड़ा मुश्किल काम ये इसलिए है कि जो क्लाउड सीडिंग करने के लिए हमें हवाई जहाज उड़ाना होगा, अगर दिल्ली में करना है तो दिल्ली में उड़ाना होगा। तो दिल्ली में एक क्योंकि ये यहाँ पे सब वीआईपी बहुत रहते हैं, तो बहुत प्रकार की परमिशन चाहिए होती है किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए दिल्ली के ऊपर। तो डीजीसीए तो होता ही है, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री, एसपीजी और अन्य कई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें शामिल है, तो सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो उनको लेना एक थोड़ा समय लेता है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से तो कुछ समय लगेगा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बादल होना आवश्यक है। यदि हम जैसे कल करना चाहें और कल बादल नहीं हो तो कोई संभव नहीं है। इनफैक्ट अभी हमने रडार का अध्ययन करके ये हमें पता चला कि अगले 3 दिन तक दिल्ली के ऊपर कोई बादल होने की संभावना नहीं है, बल्कि जहां तक है कि अगले एक हफ्ते भी थोड़ी कम ही संभावना है बादल दिल्ली के ऊपर होने की। तो जब बादल नहीं होंगे तो क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। अग्रवाल साहब, ये आर्टिफिशियल रेन का तरीका कितना महंगा है? ये महंगा तो जरूर होता है, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे और काफी देर तक उड़ता है, तो अपना ईंधन खर्च होता है, अन्य उसके खर्चे होते हैं। तो फिर जो फ्लेयर्स हम फायर करते हैं वो भी, उसका अटैचमेंट आता है, उसके अपने खर्चे होते हैं, तो सब मिला के थोड़ा महंगा तो पड़ता है। और इसके द्वारा लेकिन जो एक फायदे वाली चीज ये है कि एक बड़े क्षेत्र में हम पोल्यूशन कंट्रोल एक साथ कर पाते हैं, क्योंकि अगर बादलों पे हम सीढ़ी कर दिया तो पानी वो बरसाते हैं, तो काफी बड़े क्षेत्र में भी पानी बरस होने की संभावना होती है, और उससे पोल्यूशन सब जगह कम हो जाएगा। उसका लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि ये जो पोल्यूशन कम होता है इसके द्वारा, ये कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि जो अभी पोल्यूशन है, अभी जो पार्टिकल्स हैं वो सब बह जाएंगे, लेकिन जब तक पोल्यूशन जहां से आ रहा है वो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर नए पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उससे पोल्यूशन फिर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, हफ्ते 2 हफ्ते में। अगर पोल्यूशन सोर्स पे हमें कंट्रोल नहीं है तो इसको हमें बार बार करते रहना। जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब बातचीत के लिए। अब मुझे लगता है कि अपने फेफड़ों के लिए, और नेता लोग ही अगर ये फैसला लेते हैं, जो परमिशन वगैरह देते हैं, तो क्योंकि वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो वो ऐसे समझ के ये परमिशन दे दें कि उनके फेफड़ों पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि जब बादल ही नहीं होंगे हवा में तो फिर आप करते रहिए क्लाउड सीडिंग। तो बहुत ज़रूरी बात बताई अग्रवाल साहब ने। लेकिन आप कितने भी तरीके आजमा लें, जब तक ईमानदारी से उन पर अमल नहीं करेंगे कुछ होगा ही नहीं। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी, लेकिन क्या इन पर पूरी तरीके से अमल हो रहा है? आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली से ज्यादा खराब हालात ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की है। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब दिल्ली की हवा जो है वो आप ऑड इवन लगा देंगे और नोएडा के बॉर्डर और कापासहेड़ा बॉर्डर और यूपी गेट बॉर्डर जो है वहां से कोई भी प्रदूषित हवा अंदर नहीं आएगी। इस पूरे इलाके में ही अगर गड़बड़ होगी तो हवा तो खराब रहेगी। अब ये जो इलाके हैं एनसीआर के, इन इलाकों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। ये अभी कितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10-15 आदमी हैं। बस, और दिन ज्यादा रहते थे।
नहीं, ये बस यही चलता है काम। 10-15 आदमी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डर का। बिल्डिंग का। अभी कितना आदमी काम कर रहा होगा? 10-12 आदमी। नोएडा फेज 2 का सेक्टर 83 निर्माण कार्य पर पाबंदी पर यहाँ बेअसर। इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन मनाही के बावजूद एक फैक्ट्री में मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं। नोएडा फेज 2 के सेक्टर 83 ए में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी सीधे तौर पर मनाही है। बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चलने की बात आई तो सीढ़ियों से 5वीं मंजिल पर जा पहुंचे। कैमरा माइक देखते ही मिस्त्री काम छोड़कर उतर आया। शायद नीचे से फोन भी पहले आ गया हो। गलती का एहसास हुआ और कैमरे पर मान भी गया। मुनीष साहब ऊपर काम कर रहे थे, हमको देखते ही नीचे आ गए, क्यों? नहीं, टाइम हो गया खाना खावा। खाना खाने का। आज काम सुबह से ही चल रहा है। सुबह से चला रहा है 10 बजे से। तो लग रहा है कुछ गलत हो गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं है, सब ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन तो करना हर जगह में मना किए तो गलत है। गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। हमारा क्या गलत है सर? हमारा पेट के लिए आया और 10 कमाने के लिए। कंपनी वाला जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक नहीं सिमटी। पाबंदी के बाद भी स्टोन क्रशर चालू है। नोएडा के डूब क्षेत्र में चलने वाले स्टोन क्रशर को कायदे से बंद होना चाहिए, लेकिन आवाज पर प्रशासन जरा गौर फरमाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी का छिड़काव चल रहा है। पहले ड्राइवर ने कहा 2-3 महीने से छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन सवाल के जरिए घेरा तो पता चला कल से ही काम पर है। पानी का छिड़काव जो कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने तो ऊपर हो गए। लोग तो कह रहे हैं कि कल परसों शुरू किया है। हाँ, मतलब कल परसों तो बाहर किया था चालू, पहले कहीं अंदर चल रहा था। अच्छा, हाँ। कल परसों शुरू किया है, कल से शुरू किया है। हाँ हाँ? हाँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों ने प्रदूषण पर प्रशासन की अनदेखी के बाद रविवार को प्रदर्शन तक किया, तब जाकर टैंकर पहुंचा। अच्छा, ये पानी का टैंकर कब से दिखना शुरू हुआ, ये जो छिड़काव कर रहे रोड पे? सर, ये बरसाती मेढक है। अभी देख रहा हूँ कि आप लोग आए हैं तो ये भी आ गया है। पता नहीं को कैसे पता चल जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति चौक पे हमने प्रदर्शन किया, और वो प्रदर्शन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो दमघोटू और प्राणघातक जो वायु का प्रदूषण हो रहा है, इसके ऊपर हमें नहीं लगता कि कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब रुख किया गाजियाबाद का। इंदिरापुरम में स्कूल की बसें दौड़ रही है और जहरीली हवा में बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। इस स्कूल में हैं और अभी तक छुट्टी नहीं हुई है गाजियाबाद में। केवी में है। हाँ? केवी में, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। छुट्टी की कोई घोषणा नहीं हुई? अभी नहीं हुई। कोई सूचना नहीं आई आपको? नहीं। ये धूल गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की है और प्रशासन की मुस्तैदी का नमूना देखिए। यहाँ धूल ही नहीं, कचरे से निकलता धुआं भी है। ये सब भी छोड़िए, निर्माण का काम भी जोरों पर। जब प्रशासन अलर्ट न हो तो बानगी आपके सामने। काम जो बंद होना चाहिए चालू है। ये काम अभी तक तो बंद होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला काम या ये सब वाला काम। पता है आपको? मुझे नहीं पता। पता होता तो फिर मैं आपको बताता। लापरवाही इसलिए कि प्रशासन मुस्तैद नहीं। कागज पर बनने वाले फरमान पर जमीन पर कोई अमल नहीं, तो इस दमघोटू हवा में घुटते जाइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ गाजियाबाद से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दुनिया के सामने खड़े एक और बड़े संकट की। इजराइल हमास युद्ध का आज 32वां दिन। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल की हवाई और जमीनी कार्रवाई जारी है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली बमबारी से धुआं उठता दिख रहा है। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को बाकी गाजा से अलग कर दिया। गाजा के परेशान लाखों लोग दक्षिण गाजा में सिमट गए हैं और वो बुनियादी सुविधाएं जैसे कि खाने पीने की चीजें, इन सब के लिए भी तरस रहे हैं। इस युद्ध में इजराइल के हमलों से गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अब क्या ये 10,000 लोग हमास के लोग हैं जैसे कि दावा किया जाए? इनमें करीब 70% बच्चे और महिलाएं हैं।
तो जो दावा किया जा रहा है कि हम हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, 70% बच्चे और महिलाएं हमास के साथ हैं। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4100 बच्चों और 2640 महिलाओं की अब तक इस युद्ध में मौत हो चुकी है। रविवार को इजरायल के हमले का निशाना सेंट्रल गाजा स्ट्रिप के 2 रेफ्यूजी कैंप बने, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। उधर वेस्ट बैंक इलाके में ताजा हिंसा और इजरायली कार्रवाई में अब तक 140 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले इजरायल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 240 से ज्यादा लोग हमास के लड़ाकों ने उनको बंधक बना लिया। इस बीच इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल की थल सेना अगले 48 घंटे में गाजा शहर में घुस सकती है। इस हालात के बीच हालात को संभालने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें भी जारी। भारत भी इनमें एक खास भूमिका निभा रहा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात को संभालने पर बात हुई। युद्ध को खत्म करने, मानवीय सहायता देने और शांति स्थापित करने पर भी बात हुई। और इसी बीच गाजा में क्या हाल है, वहां के लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इन हालात को बयां करता एक फिलिस्तीनी बच्चा है और उसका वीडियो अब खासा वायरल हो रहा है, जिसमें यह बच्ची इस युद्ध को रोकने की मार्मिक अपील कर रही है। अभिनेता जावेद जाफरी ने भी इस वीडियो को आज ट्वीट किया। वहीं से हमको पता चला इस बच्ची के बारे में। इस वीडियो में बच्ची की भाषा भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन उसका दर्द, उसके भाव और भाव का मर्म ये आपको जरूर समझ में आएगा और वो दिल में उतर भी जाएगा। हो सकता है आपकी आंखें भी भर आएंगी। غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا زي كأننا اصلا مش موجودين، ولا حد ساعد ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم واهاليهم واعمامهم واخوالهم واخوتهم وهم نفسهم، حتى هم متوجعين. كيف سامحين لغزة إن هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بايد واحدة، نساعد غزة ونحرر فلسطين. مش بس غزة اللي هي باسمها بلد حرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا، قتلتونا، متنا، انضربنا، وحقنا ان احنا نعمل ونساوي. ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين. احنا نطلع، نتحرر، نعيش بالحرية، نعيش بالامان. पड़ोसी देश नेपाल में आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये शुक्रवार देर रात आए 6.4 की तीव्रता के भूकंप से काफी कम थे, लेकिन इन झटकों ने शुक्रवार रात की दहशत को फिर से लोगों के दिलों में भर दिया। नेपाल के भूकंप में मरने वालों की तादाद 150 के पार जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका नेपाल का जाजरकोट रहा। एनडीटीवी संवाददाता तनिष्क पंजाबी और राजेश गुप्ता इस इलाके के दौरे पर थे और दूर दराज गांव में पहुंच करके उन्होंने ये रिपोर्ट हम तक भेजी।
मौत और हताशा की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें ज़ाराकोट की हैं, जहां भूकंप का केंद्र रहा जान गंवाने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। ज़ाराकोट के रावल गांव में घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। कांपते हाथों से मलबा साफ करते इन लोगों ने एनडीटीवी को बताया कि भूकंप की उस डरावनी रात में इस घर में रह रहे 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उर्मिला नाम की इस महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया। छोरालाई पत्ता नहो त एक पोकामा हाले मेरो 2 वर्षको छोरालाई उहिले सकिन एकै ताल एक्लै आमा मम्मी बुनीहरू छोरो छटपटायो म छोरालाई बचाउँछु भनेर यस्तै गरी ताने हात हाले एउटा हात माथे टागो सुमाते भनेको नै मलाई पछाडि म बेहोस भइगएको मलाई सास फेर्ने पनि धेरै गाह्रो भयो। देखि मलाई के थाहा छैन, केही पनि छैन, बुढोको न अगाडि बाउ आमा पनि छैनन्, एक्लै छोरा हो अनि यस्तै दुःख परेर। उर्मिला का घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो कुछ टूटे हुए दरवाजे। उर्मिला हो सकता है कुछ सालों में ये घर अपना वापस बना पाए, मगर अफसोस इन दरवाजों को अब खटखटाने के लिए कोई नहीं होगा। उर्मिला की तरह ही हस्ती कुमारी ने भी अपने परिवार के 6 लोगों को एक ही रात में खो दिया। इनमें से 5 बच्चे थे। 5 का कोठामा बुहारी बीच में बहू सोए थे बच्चे के साथ, एक बार माझमा 4 छोरा 4 जना, म उतापट्टि 3 बाँच्यौं, 2 गइन्, 5 पछाडि कोठामा सुत्या थियौं, हामी केही थाहा छैन। भेरी नदी जो कि जाजरकोट एरिया के पूरे साथ बहती है, वो चश्मदीद है इस पूरे हादसे की, जो मृतक की अस्थियों के साथ साथ उनके परिजन के आंसू को भी ले जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।